नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें संविधान की निर्माण प्रक्रिया से लेकर इसके भाग 3 तक सभी टॉपिकों को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर करना। हम डिटेल वाइज सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो खास रहने वाला है। सभी साथियों से गुजारिश है, आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखें, इसकी बिल्कुल भी नहीं करें। तो चलिए समय नहीं खराब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषता एवं उसकी उद्देशिका। हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारत के संविधान का भी एक दर्शन है, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किसने किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल का आधार बना। क्या बना? ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रियम्बल भी कहते हैं, इसका क्या बना? ये आधार बना। इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। प्रस्तावना को उद्देश्य का प्रस्ताव कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा भी इसे कहते हैं। संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम.एन. राय 1934 ने रखा था। संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को संविधान ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। भारतीय उद्देशिका या प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं, जो इस प्रकार है। हम भारत के लोग, क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, परंतु संविधानों के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। स्वतंत्र रूप से प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत और अंगीकृत अधिनियमित हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई घोषणा 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस रूप में मनाए जाने के कारण लिया गया। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था। इसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थी। इसमें ब्रिटिश भारत में 296 देशी रियासतें थी, 296 और देशी रियासतें 93 थी, जिसमें ब्रिटिश भारत में सीटों में कांग्रेस की कितनी थी? 208 सीट जीती थी और मुस्लिम लीग की 73 सीटें थी। इन छोटे दलों में को 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। क्या थी? 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया में बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा विश्व के लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को तथा अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ और द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक रहा। तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा का प्रतीक मोहर हाथी था।
एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख प्रारूपकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से सुलेखन का कार्य किया था, जबकि संविधान को बनाने का प्रमुख श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को दिया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। संविधान सभा के पृष्ठों हिंदी संस्करणों को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने किया था। इन्होंने हर पन्ने पर चित्रकारी की थी। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है, अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु ये संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। उद्देशिका में केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नए शब्द समाजवादी, अंतरनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में बीजेपी सरकार के द्वारा की गई थी, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को मनाया गया था। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखित है, जबकि राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी का है। बंकिम चंद्र चटर्जी का है, जो उसके आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है, जबकि राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से लिया गया है। संविधान के निर्माण से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां इस प्रकार है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उससे याद रख सकते प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था, जो संविधान निर्माण का कार्य किया था, जिसमें मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति, राज्य समझौता संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। कुछ छोटी समितियां भी थी जो इस प्रकार थी। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर को बनाया गया था। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी को बनाया गया था। सदन की समिति के अध्यक्ष टा.बी. सीतारामैया को बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी सदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अमेरिकी संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन
बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पुनर्निर्वाचन बंबई से हुआ। प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्य इस प्रकार थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह अध्यक्ष बनाया गया था इनको। एन गोपालन स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एन माधव राव को बनाया गया था, लेकिन इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली। किसने? ए एन माधव राव ने, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था बी एल मित्र ने। उसके बाद आते टी टी कृष्णमाचार्य, जिन्होंने डीबी खेतानी मृत्यु के 1948 में इनको सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पर अन्य देशों के संविधान का प्रभाव। यानी कि अन्य देशों से क्या क्या अच्छी बातें दी गई है भारतीय संविधान में, उसके बारे में हम देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेष अधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, पद का उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार, ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि कनाडा से एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन संघ व राज्यों के बीच और राज्यपाल की नियुक्ति, ये कना उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन का अधिकार, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, या आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फ्रांस के संविधान से तीन अच्छी बातें ली गई: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, और जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, जबकि पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है। संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहित है, जैसे न्यायपालिका के अध्यादेश, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध आदि। कुछ महत्वपूर्ण कथन जो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के बारे में कहे गए थे, वो इस प्रकार है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट है प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है, ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? एन ए पालकीवाल ने कहा था। अमेरिकी इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। किसके? जीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल इस प्रकार है: जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल संबंध, विदेशी मामले और प्रधानमंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना का प्रसारण मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव को रक्षा विभाग दिया गया था और जान मथाई को उद्योगम नागरिक आपूर्ति बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। शेज बाबा को कार्य खान ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली को रेल एवं परिवहन दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला दिया गया था।
IR चुंदरीकर को वाणिज्य विभाग दिया गया था। लियाकत अली खां को वित्त विभाग और अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु विभाग दिया गया था। गजाफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग और जोगिंदर नाथ मंडल को विधि दिया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 इस प्रकार था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार पटेल के पास गृह, सूचना, प्रशासन, राज्यों के मामले दिए गए थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि और मौलाना अबुल कलाम को शिक्षा विभाग दिया गया था। डॉक्टर जान मथई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। स्वतंत्र पहला R.K. षणमुख शेट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को विधि कानून लॉ विभाग दिया गया था। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य विभाग, C.H. बाबा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। रफी अहमद किदवई को संचार मंत्री बनाया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और B.N. कार्गिल को खान एवं ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। अंतरिम सरकार में वल्लभ भाई पटेल राज्यों के मामलों के मंत्री थे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संविधान के इस भाग में भारतीय संघ इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम, भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को नए राज्य का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल के राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। अनुच्छेद 4 इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश, गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। बेरुवाड़ी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए नवे संविधान संशोधन द्वारा बेरुवाड़ी राज्य से पाकिस्तान को सौंपा गया तथा सवे संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए थे। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग समितियां 1948 में गठित एस.के. आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की। 1948 में गठित JBP समिति, जिसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया समिति कहते हैं, जिनको शॉर्ट में JBP समिति बोलते हैं, राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को स्वीकार किया गया। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोटी श्री माल्लू ने आमरण अनशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 28 दिनों के बाद उसका निधन हो गया। इस घटना से मजबूर होकर सरकार को मद्रास से तेलुगुभाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का निर्माण अक्टूबर 1953 में करना पड़ा। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली के अध्यक्षता में किया गया, जिसमें K.M. पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। इनकी अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य बॉम्बे को महाराष्ट्र मराठी भाषी, गुजराती भाषा में विभाजित किया गया। 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से दादरा एवं नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हो गया था। 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा
गोवा, दमन एवं दीव को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया, जिसे पुलिस कार्रवाई 1960 के द्वारा अधिकृत किया गया। फिर 1987 में गोवा को 25वां राज्य को पूर्ण राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट है 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित पुडुचेरी का 1962 तक शासन अधिकृत क्षेत्र की तरह 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1963 में नागा पहाड़ियों असम के बाहर ट्वेनचांग क्षेत्रों को मिलाकर 16 राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण किया गया। 1966 में पंजाब को विभाजित कर हरियाणा 17वां केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। 1971 में पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को 18वां केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और 1972 में केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां, उपराज्य मेघालय 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। वहां की जनता द्वारा चौग्याल का शासन समाप्त करने के पश्चात जनमत की इच्छा अनुरूप भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां भरतपुर को पूर्ण राज्य दिया गया। सिक्किम के प्रशासन के लिए अनुच्छेद 371(6) में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। 1987 में मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां को राज्य बनाया गया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां, झारखंड 28वां राज्य का निर्माण किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। श्री कृष्ण आयोग से ही संबंधित है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। दादर नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय अधिनियम 2019 के 3 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हो गया। वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है, किंतु राज्यों की संख्या यथावत 28 बनी रहेगी। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। 1 नवंबर 1956 में त्रावणकोर कोचीन को केरल नाम दिया गया था। जनवरी 1969 में मद्रास को तमिलनाडु और 1973 मैसूर को कर्नाटक राज्य नाम दिया गया। नवंबर 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप कहा जाने लगा। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाने लगा। जनवरी 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड वर्तमान में कहते हैं। अक्टूबर 2006 में पांडिचेरी को वर्तमान में पुडुचेरी कहा जाता है। 1 नवंबर 2011 से उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद ने सर्वप्रथम 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट पारित किया, जिसमें 1986, 92, 2003, 2005, 2015 को प्रशासनिक संशोधन किए गए। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। विधिक व्यक्ति, कंपनी, निगम नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें मूल अधिकार नहीं दिए जा सकते। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 307 के अंतर्गत नागरिकता अर्जन के लिए 5 तरीके जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण, भारत में नए क्षेत्रों के सम्मिलित होने पर। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्त कर 3 स्थायी समितियां सीधे बताएगी। नागरिकता का परित्याग करने पर किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाना। कानूनी आधार पर व्यक्तियों को नागरिक, अन्य देशीय व्यक्ति, राज्यहीन व्यक्ति, शरणार्थी बांटा जा सकता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की सिफारिश डॉक्टर L.M. सिंघवी कमेटी ने की थी। अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 30 के केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद
14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों शत्रु देश के लोगों को छोड़कर को भी प्राप्त मूल अधिकार है। केवल शत्रु देश के लोगों को छोड़कर ये सभी को सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोकसभा, राज्य, विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार, सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता जैसे प्रमुख पदों पर केवल भारतीय नागरिकों की नियुक्ति के पात्र होंगे। कौन? भारतीय नागरिक केवल नियुक्ति के पात्र होंगे इस पर, इन पदों पर। नागरिकता अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारूप अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रव्रजन माइग्रेशन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की नागरिकता। अनुच्छेद 9 है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 11 है नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति संसद की होगी। इस प्रयोजन हेतु संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। अनिवासी भारतीय NRI, अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, किंतु ये नौकरी व्यवसाय के लिए साधारण भारत से बाहर रहते हैं। नागरिकों को प्राप्त लगभग सभी सुविधाएं मिलती है। ये कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जहां यहाँ के नागरिक कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार का पूरा अधिकार है। भारत में NRI कोटे के अंतर्गत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। भारतीय बैंक में भारतीय मुद्रा में ये खाता खोल सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारक ये भारतीय के नागरिक नहीं होते हैं। ये व्यक्ति हैं जो स्वयं के जिनके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हो किंतु वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं। इन्हें 15 वर्षों तक वीजा की जरूरत नहीं होती है। एक यात्रा के दौरान 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराने से छूट है। भारत में कम से कम 7 वर्षों तक निवास के आधार पर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन्हें मताधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इन्हें भी NRI कोटा में शिक्षा का अधिकार है तथा भारतीय मुद्रा में भारतीय बैंक में एक खाता खोलने का इन्हें अधिकार है। समुद्र पारीय भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक ये विदेशी नागरिक होते हैं। साधारणतः इनका निवास विदेश में होता है। इन्हें जीवन पर्यंत वीजा की सुविधा उपलब्ध है। एक यात्री की अवधि चाहे इतनी लंबी हो, इन्हें पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय नागरिकता के लिए 5 वर्ष पूर्व पंजीकरण कराया हो तथा कम से कम 1 साल से भारत में रह रहा हो। इन्हें NRI कोटा में शिक्षा का अधिकार है। भारत में भारतीय मुद्रा बैंक में खाता भी ये खोल सकते हैं। 9 जनवरी 2015 से की अधिसूचना भारत राजपत्र के द्वारा PIO OCI कार्ड धारकों को भिन्नता समाप्त कर दी गई तथा PIO कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अब सभी PIO कार्डकों को OCI कार्ड में दर्जा प्राप्त होगा। मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया। ये नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय अधिकारों को स्थान प्रदान किया। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा। अब इससे आगे मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 हम पढ़ेंगे अगले भाग 2 में। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और अपने साथियों को शेयर कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसके पार्ट 2 को लेकर जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।